तो स्टार्ट करते हैं नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कुछ और फंक्शंस और कुछ फीचर्स की MySQL के। उसके साथ साथ ही हम और डिफरेंट टाइप की क्वेरीज भी पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी MySQLi_fetch_all की, तो all से हमें दिख रहा था कि रिजल्ट के सारे की सारी रोज एक बार में आ गई, बट वो एक बहुत ज़्यादा मेमोरी इफेक्टिव और परफॉर्मेंस इफेक्टिव तरीका नहीं है। अगर आप एक ही बार में सारे के सारे रिजल्ट्स ले लेंगे एक वेरिएबल के अंदर, तो फिर परफॉर्मेंस के कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे, या तो आउट ऑफ मेमोरी चला जाएगा, क्योंकि आपकी PHP का तो लिमिटेड मेमोरी है ना, तो उस ऑब्जेक्ट से उस वेरिएबल में कन्वर्ट करने में ही आपका बहुत सारा मेमोरी यूज होगा। तो उससे बचने के लिए हम उस जो ऑब्जेक्ट है आपका, जो रिजल्ट ऑब्जेक्ट है MySQL का, उससे एक एक रो एक बार में निकालते हैं, क्योंकि जब बहुत बड़े सेट अगर आपके रिजल्ट में आए तो आपको परफॉर्मेंस इश्यूज ना हो, इसलिए हम फेच ऑल का जो यूज है वो बहुत कम करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद न्यू फंक्शंस जो आपको सिर्फ एक एक रो फेच करने में ही काम आएंगे। तो जैसे मैं सबसे पहले सिंपल क्वेरी लगाता हूँ, सिलेक्ट की लगा लेते हैं, सिलेक्ट स्टार वाली। स्टार का मतलब है वाइल्ड कार्ड, तो हम सारे के सारे रो सेलेक्ट कर लेते हैं इस टेबल में से जिसका नाम है EMP। ये हमने पिछले से पिछले वीडियो में बनाई थी और हम इसी को यूज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्वेरी चलाने वाला हूँ। पहले आप कनेक्शन वेरिएबल देंगे, फर्स्ट इनपुट जो होगा, सेकंड में आपको क्वेरी लिखनी है। तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। ये मेरी हो गई क्वेरी कंप्लीट। अब मुझे इसमें से फेच करना है डेटा फेच करने के लिए पहले तो हमारे पास था MySQLi fetch all वाला फंक्शन, बट अब हम वो यूज नहीं करेंगे। अब हम यूज करेंगे, मैं इसमें रिजल्ट वेरिएबल में सेव करूंगा MySQLi अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर रो, MySQLi fetch रो। तो हमें एक रो फेच करनी है इस रिजल्ट में से। रिजल्ट किसके अंदर आया? क्वेरी के अंदर। तो क्वेरी वेरिएबल को मैंने यूज किया। तो अब हम प्रिंट करते हैं रिजल्ट को। मैंने कर दिया सेव और MySQLi 2 को मैं करता हूँ रीलोड। तो आप देख रहे हैं कि रिजल्ट आ गया मेरे पास। इसके अंदर 2 विजय रोहिणी और TR56 है। तो एकदम एग्जैक्ट जो आपकी फर्स्ट रो थी वही आ गई वापस। इसका जो एक और आपको पैरामीटर है वो आप दे सकते हैं इसमें। तो ये आपका फेच रो से सीधा सीधा आंसर आ गया। लेकिन अगर आपको दोबारा से, अब खाली एक ही रो थोड़ी आई है, आपने तो सेलेक्ट स्टार किया था ना, तो आपको और रोज भी आई होंगी। तो अगर आपको वो भी चाहिए तो आपको फिर से इसी को यूज करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने फाइल हैंडलिंग के टाइम देखा था कि एक ब्रिज बन जाता है और बार बार हम उसी कनेक्शन पे जैसे गेट एस कर रहे थे, या फिर हम जो लाइन बाय लाइन रीडिंग कर रहे थे, तो वो एक तरीके से वो पॉइंटर स्टोर हो रहा था ना। सेम उसी तरीके से अब मैं फेच रो जब यहाँ पे दोबारा यूज करूंगा तो इसी रिजल्ट में से इसका सेकंड वाला रो आएगा। तो मैं आपके सामने रीलोड करने वाला हूँ। अब आप देख रहे हैं कि इस बार संजय वाला रो आया है। तो सेम ही रिजल्ट को बार बार यूज कर रहे हैं, बस उसमें जो इनबिल्ट फंक्शंस है उन्होंने स्टोर कर रखा है कि अभी करंट पॉइंटर कहाँ पे है। इसको मैं जितनी मर्जी बार यूज करूंगा उतने बार वो सारे रोज आ जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये फॉल्स आएगा। तो इसको हम वाइल लूप के अंदर डाल सकते हैं, राइट, कि जब ये जैसे ये फॉल्स रिटर्न करे तब तक ये हम इससे हर एक रो निकालते रहें। तो मैं इसको सिंपली ऐसे लिखने वाला हूँ, वाइल लूप के अंदर वाइल लूप लगाया एंड दैट्स इट। मैंने अब किया रीलोड। तो आप देख रहे हैं 2 विजय रोहिणी संजय ये सब आ गए, लखन तक आ गया, और उसके बाद ये अपने आप बंद हो गया। अब उसका रीजन यही है कि अब जैसे ये खत्म हुआ, जो सारी रोज जब फेच हो गई उसके बाद ये काम करना बंद कर दिया इसने, क्योंकि वहां पे फॉल्स रिटर्न हुआ था रिजल्ट को। एंड वाइल लूप ऐसे ही काम करता है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है आपको अगर एक एक रो ऐसे इससे यूज करनी है तो रिजल्ट के अंदर से। अब MySQLi fetch रो तो आपको ये दे रहा है इंडेक्स्ड एरे में, राइट। अगर आपको कुछ और तरीके में चाहिए जैसे कि एसोसिएटिव एरे में, तो आप यहाँ पे फेच रो की जगह लिखेंगे फेच ASSOC एसोसिएटिव एरे के लिए। मैं जब इसको करूंगा रीलोड तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नेम आ रहे हैं, कॉलम के नेम आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको फेच एसोसिएटिव एरे में आप इसको फेच कर सकते हैं। तो ये भी एक आपके पास फंक्शन है। एक और फंक्शन है जिसका नाम है फेच एरे।
सेम जैसे रो वाला फंक्शन था वैसे ही एरे वाला फंक्शन है, बस इसमें आपका दोनों तरीके से आ रहा है। ये न्यूमेरिक एरे और एसोसिएटिव एरे दोनों में आपको फंक्शन में आउटपुट देगा, तो ये उन दोनों का मिक्सचर है। हालांकि इसमें आप जो फेच एरे है, फेच एरे कोई फेच एसोसिएटिव या फिर फेच रो वाले की तरह यूज कर सकते हैं। कैसे? जब इसमें यहाँ पर आपने एक पैरामीटर जो क्वेरी डाला है उसकी जगह सेकंड वाला पैरामीटर में आप यहाँ पे लिख सकते हैं mysqli अंडरस्कोर नम। नम लिखेंगे तो सिर्फ ये न्यूमेरिक आएगा, और नम हटाकर ASSOC लिखेंगे तो एसोसिएटिव आएगा। तो ये एक ही फंक्शन दोनों तरीके से, मतलब उन बाकी दोनों का यूज कर सकता है। तो या तो आप स्पेसिफिकली वो फंक्शन यूज कर लीजिए या फिर इसी फंक्शन को यूज कर लीजिए। आपको जो आपको सुटेबल लगे वो फंक्शन यूज कर सकते हैं, काम सबका सेम है, एग्जैक्टली सेम। तो ये आपका काम ऐसे हो रहा है। तो मैं यहाँ पर फेच एसोसिएटिव एरे रखता हूँ, ठीक है। और अब क्या होगा कि ये एसोसिएटिव एरे में सारे के सारे आउटपुट आ रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको एकदम HTML टेबल की तरह प्रिंट कर रहे हैं, एग्जैक्ट जैसे हमने टेबल्स बनाई थी HTML में। तो और जैसे हमें PHP माई एडमिन दिखा रहा है, तो वाई नॉट हम भी उसको एग्जैक्टली सेम तरीके से आउटपुट करके दिखाएं। ये तो प्रिंट आर करके निकाल रहे हैं ना, हम टेबल बनाते हैं अब की बार। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और उसके एरे की सारी कीज पढ़ेंगे। उन कीज को हम अपनी हेडिंग की तरह यूज करेंगे, एंड जब वो हेडिंग वाला एक रो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम सारे डेटा को ऐसे प्रिंट कर देंगे। तो चलिए अब इसको यूज करते हैं। पहले मैं यहाँ पर टेबल टैग लगा लेता हूँ बाहर ही, एंड अब मुझे एक रो बनानी है जिसमें ये हेडिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्वेरी चलने के बाद जब हमारा पहला रिजल्ट आ जाता है, पहले रिजल्ट को हम अलग से स्टोर करते हैं। तो इसमें हमारा रिजल्ट हो गया स्टोर। अब क्या करने वाले हम, एरे कीज नाम का एक फंक्शन था, एरे अंडरस्कोर कीज। तो एरे कीज हम यूज करेंगे किस पर, रिजल्ट पे। तो इसके जितने भी ये एसोसिएटिव एरे की कीज हैं वो सारे एक एरे के अंदर हमारे पास प्रिंट होके आ जाएंगी। तो मैं इसको अभी हेडिंग नाम से सेव कर लेता हूँ, हेडिंग में हमने सेव कर लिया है। और अब मैं क्या करूंगा, फॉर लूप लगाऊंगा या फिर फॉर ईच भी लगा सकते हैं, हेड को एज हेडिंग, ठीक है। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, एको TH, ये हेडिंग है ना, और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे हेडिंग, एंड उसके बाद TH को कर देंगे क्लोज। तो ये हमारा एको कंप्लीट हो गया। लेकिन हमें इससे पहले रो भी प्रिंट करानी है, एको TR। मैं यहाँ पर क्लास लगा देता हूँ सो दैट जब आप आउटपुट देखें तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, आपको थोड़ा अंदाजा रहे कि क्या चीज कहाँ से आउटपुट आ रहा है। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ हेडिंग, ठीक है। और जब ये पूरा प्रिंट हो जाएगा तो मैं इसको कर रहा हूँ रो को बंद। इसको ऑब्वियसली हमें एको में लिखना पड़ेगा। तो ये एक रो तो हमारी प्रिंट हो गई है, लेकिन इसी रो में क्योंकि हमने फेच एसोसिएटिव यूज कर लिया है, तो इस वाले रिजल्ट को भी हमें यूज करना पड़ेगा एक बार। अगली बार जब मैं फेच एसोसिएटिव लगाऊंगा तो मेरे पास ये वाली रो तो छूट ही जाएगी ना मेरी। तो इसलिए मुझे इस रिजल्ट को भी अभी यूज करना पड़ेगा। तो इसमें कोई डिफिकल्ट काम है नहीं, आप भी समझते हैं ये चीज। तो मुझे क्या करना है, फॉर ईच लगाकर अब मुझे रिजल्ट को यूज करना है, अब की बार हेडिंग को नहीं, रिजल्ट एज वन रो। एंड अब की बार सेम चीज करनी है, बस अब की बार यहाँ पर TH की जगह TD आएगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, हेडिंग की जगह आएगा आपका वन रो। ये वेरिएबल ज्यादा कुछ मीनिंगफुल नहीं है नाम इसका। इसको मैं अगर सही से लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ कि वन कॉलम या फर्स्ट डेटा का जो रो है, फर्स्ट रो लिख लेते हैं इसको। ये फर्स्ट रो के कॉलम्स आ रहे हैं ना सारे, आपको समझने में थोड़ा आसान रहेगा। ये फर्स्ट रो हो गया, और आपको यहाँ से नई एक रो भी शुरू करनी है। तो मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ एको, ये रो भी खत्म हो गई। सेम चीज को आपको एग्जैक्ट फॉलो करना है, एंड फॉलो करके वो बस वाइल लूप के अंदर लगाना है। तो मैं इसको पूरा का पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ। पहले एक रो शुरू करनी है, उसके बाद इसको आउटपुट करना है, एंड दैट्स इट।
अब हम देखते हैं इसको रिलोड करके, हमने इसको क्लोज नहीं किया, मतलब सेमीकोलन नहीं लगाया था। अब करते हैं हम रीलोड, तो आप देख रहे हैं टेबल की तरह प्रिंट हो गया। मैं एक बार से फटाफट आपको दोबारा से समझाता हूँ क्या हुआ क्या। हमें पता था कि फेच एसोसिएटिव से एक हमारे पास रो आएगी सबसे पहले, ठीक है। तो जैसी वो रो आई, मैंने उसके कीज निकाले, उनसे हेडिंग बनाई, उसी रो से उसका डेटा लगाया, तो ये विजय वाली रो बनी। मैं यहाँ पे आपके लिए स्पेशल बना देता हूँ क्लास फर्स्ट रो, एंड बाकी जितने भी रिजल्ट थे वो सारे फेच एसोसिएटिव से मैंने निकाले हैं। इसमें एक्चुअली मुझे फेच एसोसिएटिव की जरूरत भी नहीं, मैं रो से भी यूज कर सकता था, तो ये मेरे पास सेम आउटपुट आता। अब इसका कोड का जरा आउटपुट देखते हैं कि क्या आउटपुट आया है। तो अगर आप आउटपुट समझे तो यहाँ देखिए टीआर क्लास आई है पहले, जिसमें हेडिंग है, उसके अंदर टीएच एलिमेंट्स हैं, उसके बाद फर्स्ट रो आया, एंड उसके बाद जो सारे आए ना वो सारे वाइल लूप के थ्रू आए हैं। वो तो बस हमने एंटर न्यू लाइन नहीं दिए, अदरवाइज थोड़ा कोड थोड़ा सुंदर तरीके से भी प्रिंट करा सकते थे। बट आपको समझने की जरूरत यह है कि हेडिंग आया पहले, जो फर्स्ट रो थी, एंड उसी से हमने फर्स्ट रो में आउटपुट किया है। उसके बाद जो सारे रोज हैं वो सारे वाइल लूप के अंदर से आए हैं। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमने एक फंक्शन बनाया है किसी भी रिजल्ट को टेबल में प्रिंट करने के लिए, तो हम इस फंक्शन को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो व्हाई नॉट। मैं इसको इतना पूरा का पूरा कहीं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। ये पूरा एक फंक्शन बना सकते हैं जिससे हम कहीं पे भी अपनी HTML टेबल प्रिंट कर पाए। हो सकता है जो ये है PHP माई एडमिन है, ये भी कुछ ऐसी तरीके से प्रिंट दिखाता हूँ मैं। बैकग्राउंड में तो ये भी MySQL की कमांड ही चला रहा है ना, तो ये भी पॉसिबल है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको कोड को ऐसे रख देते हैं। मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, फाइल नंबर 3, एंड हमें ये नहीं चाहिए कुछ भी। हाँ, तो अब ये आई हमारे पास सारी की सारी रोज। व्हाट इफ मुझे इसको लिमिट करना होता, मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे टॉप 5 चाहिए थे बस। तो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ लिमिट 5। तो अब मेरे पास जो रिजल्ट आएगा ना उसमें सिर्फ 5 ही रोज आएंगी। तो अगर मैं सेम आउटपुट यहाँ पर फिर से लगाऊं, मैंने जो भी डिलीट किया है, एंड यहाँ पर मैं लिमिट 5 लगा दूं। अब हम अगर इसको करें रीलोड, तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ टॉप 5 मेरे पास रोज आई हैं। तो इस तरीके से आप लिमिट लगा सकते हैं। तो ये तो आए आपके पास पहले के 5, क्योंकि इसने 5 पे लिमिट किया। वाट इफ आपको इसके अगले चाहिए, तो आप ना इसको ऑफसेट भी बता सकते हैं कि कब से कब तक के मेरे को चाहिए। तो मैं इसको कह रहा हूं 5 से शुरू करना है और मुझे अगले 2 दिखा दो भाई। तो अगले 2 में अपने पास राम और लखन आ जाएंगे। यही चीज आप इसको जरा ध्यान से समझिए। मैं अगर यहाँ पर 3 लिख दूं, तो मैं इसको कह रहा हूँ स्टार्टिंग के 3 आपको छोड़ने हैं और अगले 2 दिखाने हैं। तो मैंने जब इसको किया रीलोड, तो अरुण और राधिका आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप टेबल में स्टार्टिंग के 3 इसने छोड़ दिए, विजय संजय अजय छोड़ दिए, और अरुण और राधिका इसने प्रिंट कराए हैं। और मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल राधिका चाहिए, राम चाहिए और लखन चाहिए, तो मुझे स्टार्टिंग के कितने छोड़ने पड़ेंगे, 4 छोड़ने पड़ेंगे, और अगले 3 चाहिए होंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 4 और नेक्स्ट मुझे 3 चाहिए। तो ये इसका जो ऑर्डर है वो बहुत ध्यान से आप याद रखें। तो अब मेरे पास राधिका राम और लखन आ गए। अगर मैं 3 से ज्यादा यहाँ पर लिख दूं, 6 लिख दूं, तो जितने होंगे उतने ही तो आएंगे ना। तो ये इस तरीके से आप लिमिट क्लॉज को यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग क्लॉज है जिसका नाम है लाइक। अब जब जैसे आप वेयर में सर्च कर रहे थे ना, वेयर नेम इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया अगर राम लिख दिया, तो ये राम सर्च करेगा और ये आउटपुट हो जाएगा राम पुणे iOS 88। लेकिन व्हाट इफ मुझे ऐसे सारे नाम चाहिए जो राम से शुरू होते हों, लाइक रमेश हो गया, ठीक है। तो राम रमेश ऐसे जो भी नाम हुए वो सारे राम से शुरू होते हैं। तो मुझे स्टार्टिंग का पता है और एंडिंग का नहीं पता, तो एग्जैक्ट मैच तो ये काम नहीं करेगा ना। तो उसके लिए हमारे पास होता है लाइक क्लॉज। तो यहाँ पर मैं इक्वल टू की जगह लगाऊंगा लाइक, कि एग्जैक्ट तो नहीं बट इसके जैसे कुछ होने चाहिए, ठीक है। अब मैंने जब इसको किया रीलोड, या मैं यहाँ पर RAM नहीं लिखता हूँ, सिर्फ R लिखता हूँ। मैंने जब इसको किया रीलोड, तो अब हमारे पास रिजल्ट में कुछ भी नहीं आया, क्योंकि जो लाइक है उसमें आपको बताना पड़ेगा कि कैसे, मतलब स्टार्टिंग का मैच बता रहे हो कि एंड का मैच बता रहे हो।
तो अगर आपको बताना है कि स्टार्टिंग आर से है और आगे कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा परसेंटेज। आर परसेंटेज का मतलब है कि आर से शुरू होने वाले सारे नाम। तो मैंने किया रीलोड, तो ये राधिका और राम आ गए। सेम ऐसे ही अगर आपको मान लो कुछ और चाहिए, ए वाले स्टार्टिंग चाहिए, तो आप लिख सकते हैं इसमें अजय और अरुण आ जाएंगे। मैंने यहाँ पर लिखा ए एंड मैंने किया रीलोड, तो अजय और अरुण आ गए। तो इस तरीके से आप लाइक में बता सकते हैं कि किस तरीके के आपको नाम चाहिए। हम एंडिंग के लिए मान लीजिए कि मुझे वाई से एंड होने वाले चाहिए सारे, तो मैं यहाँ पर परसेंटेज और उसके बाद वाई लगाऊंगा। मैंने किया इसको रीलोड, तो ये विजय, संजय और अजय आ गए, क्योंकि ये वाई से एंड हो रहे हैं। अगर मैं परसेंटेज लगा दूं कि भाई स्टार्टिंग या एंडिंग में कुछ भी आ सकता है, बीच में ए होना चाहिए, तो ये आपके सारे ही आ गए। और अगर मैं इसमें आई लगा दूं, तो अब देखते हैं क्या क्या हट जाते हैं इसमें से। विजय आ रहा है और राधिका आ रहा है। तो इस तरीके से आप लाइक क्लॉज को भी यूज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं और आगे। तो लाइक क्लॉज के बाद हम बात करते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स की। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स, अब इसका मतलब क्या है? जो अभी हम इंसर्ट वाली स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं वो एकदम सिंपल सी हैं, एंड उनमें अगर मान लीजिए कोई स्ट्रिंग की जगह कुछ और डाल दे या फिर इंटीजर की जगह स्ट्रिंग डाल दे, तो मिसमैच की वजह से एरर भी आएगा, राइट। एंड वो एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए भी खतरनाक है। मतलब जब तक आप उसको सही से सैनिटाइज नहीं करेंगे डेटा को इंसर्ट क्वेरी चलाने से पहले, तो उसमें एसक्यूएल इंजेक्शन भी कोई अटैकर लगा सकता है। और परफॉर्मेंस, अगर आपको जैसे बहुत सारी वैल्यूज एक ही बार में स्टोर करनी है, तो आपको क्वेरी बार बार लिखनी पड़ेगी, इंसर्ट वाली क्वेरी। मैं वो वाला फॉर्मेट नहीं कह रहा जिसमें आप वैल्यूज के आगे बहुत सारे रोज एक साथ लिखते देते। मान लीजिए आपको एक रो इंसर्ट करनी है, फिर से एक रो और इंसर्ट करनी है पढ़ पढ़ के कहीं से, तो आपको वो बार बार क्वेरी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो उस क्वेरी को एक बार अगर हम प्रिपेयर कर दें एंड बार बार उसको यूज कर लें किसी तरीके से, तो फायदा होएगा ना। तो एक बार इसका आप एग्जांपल समझिए कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट दिखती कैसी है, तो उसके बाद आपको उसका यूजेज भी ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो मैं यहाँ अभी इनको हटा देता हूँ, एक्स्ट्रा जो भी है। और अब हम सीधा सीधा यूज करते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? कोई भी एक वेरिएबल जिसमें आप प्रिपेयर करके उसको स्टेटमेंट को स्टोर करना चाहेंगे, तो मैं इसका नाम स्टेटमेंट ही लिख देता हूँ सिंप्लीफिकेशन के लिए। देन उसको हम फंक्शन यूज करेंगे mysqli अंडरस्कोर प्रिपेयर, एंड ये फंक्शन के थ्रू आप स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे। अब प्रिपेयर कैसे करना है कि मान लीजिए आपको इंसर्ट स्टेटमेंट यूज करनी है, ठीक है, तो आपने यूज किया इंसर्ट इनटू, उसके अंदर किस में कौन सी टेबल में डालना है? ईएमपी टेबल में हमें डालना है डेटा। और उसके बाद कौन कौन से कॉलम में डालना है उसके बाद, तो यहाँ पे कॉलम के नेम आ जाएंगे आपके कि हमें नेम में डालना है, एड्रेस में डालना है एंड ईएमपी कोड में डालना है। उसके बाद आपके आती है वैल्यूज, राइट। अभी तक आप देख रहे हैं कि मैं एकदम एग्जैक्ट सेम वही तरीके से लिख रहा हूँ जो हमारी नॉर्मल होती है, इसमें प्रिपरेशन का कुछ सीन नहीं है। बट अब जो वैल्यूज के बाद मैं लिखूंगा ना, मैं यहाँ पर एक्चुअल डेटा नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। 3 क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने कि मुझे पता है 3 चीजें यहाँ पर जाएंगी, ठीक है, और मैंने इसको कर दिया सेव। तो ये स्टेटमेंट प्रिपेयर हो गई। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट, अब जब भी मेरे को डेटा इसमें डालना पड़ेगा ना, मुझे ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को यूज करना पड़ेगा एंड यहाँ पर बस वैल्यूज 3 देनी पड़ेगी। तो एक तरीके से एक स्पेशल फंक्शन बना दिया मैंने अपना खुद का, जो अब 3 वैल्यूज लेगा, उनको इसमें डालेगा एंड क्वेरी चला देगा, राइट। तो इसके आगे अब क्या करना पड़ेगा? अब ये जो 3 क्वेश्चन मार्क है ना, हमें MySQL को बताना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर हम कैसा किस टाइप का डेटा डालने वाले हैं। तो वो जिस भी टाइप का डेटा हम डालेंगे उसको हम बाइंड करेंगे इस पैरामीटर के साथ। तो इसके लिए जो स्टेटमेंट है वो सिंपल है। इसमें एक चीज हमने मिस कर दी, जो इसका पहला पैरामीटर है वो क्वेरी नहीं होगी। पहला पैरामीटर जो होगा वो होगा आपका कनेक्शन। इस कनेक्शन पे आपको ये प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब जो सेकंड जो हम यूज करने वाले हैं बाइंड करने के लिए, उस फंक्शन का नाम है mysqli अंडरस्कोर stmt अंडरस्कोर बाइंड अंडरस्कोर पैरामीटर। ये सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है, बट ये बहुत आसान है, ऐसा कुछ इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बस ये याद रखिए, आपको ये फंक्शन यूज करना है mysqli अंडरस्कोर stmt का मतलब है स्टेटमेंट, और उसके बाद बाइंड करना है पैरामीटर को, बाइंड अंडरस्कोर पैरम। ये आपका फंक्शन है। अगर आप इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से करते हैं तो आपको फंक्शन का जो नाम है पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, आपको सिर्फ ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि
ये जो स्टेटमेंट है ना stmt यहाँ पर, ये एक्चुअली हम इसी को यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए हम, अगर हम या तो इसको ऐसे यूज कर सकते हैं स्टेटमेंट, एंड उसके बाद क्योंकि स्टेटमेंट भी एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, उसके अंदर मैं बाइंड पैराम यूज कर सकता हूं, या फिर मैं इसको ऐसे यूज कर सकता हूं। अगर मैं इसको ऐसे यूज करूंगा तो इसका जो फर्स्ट जो पैरामीटर बनेगा वो बनेगा आपका जो स्टेटमेंट वाला वेरिएबल ही, कि उस स्टेटमेंट के साथ बाइंड करना है, स्टेटमेंट। अब जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है वो उसमें आपको बताना है किस टाइप का डेटा आप इसको देने वाले हैं, यानी कैसा आप बाइंड करेंगे इसके साथ। तो मैं अब यूज करूंगा एक स्ट्रिंग यूज करूंगा जिसमें मैं लिखूंगा किस टाइप का डेटा आने वाला है। तो मैं लगाऊंगा जो नेम है मेरा वो भी स्ट्रिंग है, एड्रेस है मेरा वो भी स्ट्रिंग है, ईएमपी कोड है वो भी मेरा स्ट्रिंग है। तो 3 बार ट्रिपल एस लगाया। उसके बाद मुझे इसमें वेरिएबल्स लिखने हैं कि कौन कौन से जाने वाले हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मान लीजिए मैं दूंगा इसको नेम, उसके बाद मैं देने वाला हूं इसको एड्रेस, उसके बाद मैं इसको देने वाला हूं ईएमपी कोड। तो ये मैंने 3 इसमें वेरिएबल के नाम लिखे हैं जो तीनों स्ट्रिंग की तरह जाएंगे, इसलिए मैंने ट्रिपल एस लगाया है। इसमें 4 टाइप के जा सकते हैं, आई से इंटीजर, डी से डबल, एस से स्ट्रिंग और बी से ब्लॉब। ब्लॉब की हमने बात करी थी जब हम phpmy एडमिन का इंट्रो पढ़ रहे थे। तो ये हमने बाइंड कर दिया पैरामीटर। पैरामीटर एक बार बाइंड हो गया तो आपका काम आधा तो कंप्लीट हो ही गया। अब खाली आपको कोई टेंशन नहीं लेना, अब बस इन 3 वैल्यूज को डेटा देना है और एग्जीक्यूट करना है, काम खत्म। ये इतना ही काम है आपका। तो मैं क्या करता हूं, सिंपल सा काम अपन नेम में स्टोर कर लेते हैं, हर्ष स्टोर कर लिया मैंने, एड्रेस इंडिया कर लेते हैं, ईएमपी कोड EM007 कर लेते हैं। ठीक है, ये 3 मैंने वेरिएबल में वैल्यू डाली है और कुछ नहीं किया। अब मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली एग्जीक्यूट करना है, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। कहीं कोई वेरिएबल नहीं जाएगा क्योंकि हमने पहले बाइंड कर दिया है। तो अब मुझे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए आपको सीधा ये लिखना है mysqli अंडरस्कोर stmt अंडरस्कोर एग्जीक्यूट, एंड इसके अंदर आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट पे आपको एग्जीक्यूट करना है, और वो मेरा वेरिएबल था ये वाला स्टेटमेंट। मैं यहां लिखूंगा स्टेटमेंट एंड दैट्स इट। जैसे ये एग्जीक्यूट होएगा इतने में मेरा स्टेटमेंट काम कर जाएगा। अब मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ, रिलोड करके देखते हैं क्या होता है। कुछ नहीं आया, ब्लैंक। मैं यहां पर देखता हूँ क्या होता है, ब्राउज किया, आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर 10 पे हर्ष इंडिया और EM007 आ गया। तो अगर आप इस पर ध्यान दें, आपको सिर्फ ये 2 लाइन लिखनी थी। उसके बाद जो भी इन वेरिएबल में आप जब भी कभी कुछ चेंजेस करें, आपको एग्जीक्यूट स्टेटमेंट दबानी है। अब इस चीज को, ये भी हमने किया फंक्शन ओरिएंटेड अप्रोच से, सेम चीज को हम करते हैं हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच से, क्योंकि ये तो हमने फंक्शन यूज कर लिया जबकि हमें नहीं करना चाहिए था। हम इसको ऐसे यूज कर सकते थे, कनेक्शन के ऊपर इसको प्रिपेयर करा हमने, ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, एंड यहां पर इतना सारा लिखने की जगह मुझे सीधा सीधा स्टेटमेंट के ऊपर बाइंड पैराम चलाना था। ये मैंने किया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से। अब यहां पे भी मुझे स्टेटमेंट के साथ बस उस फंक्शन को एक्सेस करना था और मेरा काम कंप्लीट, दैट्स इट। तो अब आप समझ रहे हैं कि फंक्शन के नाम कितने छोटे हो गए ना, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से हमें करने पे। अब मैं करता हूँ इसको हर्ष 2 कर देते हैं और एम्प्लॉय कोड को हम 407 कर लेते हैं। फिर से मैं इसको करता हूँ रीलोड। ऑब्वियसली आप वो फंक्शन चला सकते हैं अफेक्टेड रोज वाला, या फिर इंक्रीमेंट आईडी आप लेके पता कर सकते हैं कि नया आईडी मिला है तो हमारा एक ऑटो इंक्रीमेंट चला है। अब मैं इसको करता हूँ रीलोड, तो ब्राउज करने पे आप देख रहे हैं कि हर्ष 2 भी आ गया है आईडी 11 पे EM407 के साथ। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट आपकी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, और किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में या छोटे प्रोजेक्ट में आप ये ही यूज़ करें। क्यों? क्योंकि इससे आपका एसक्यूएल इंजेक्शन का खतरा एकदम खत्म हो जाता है, बार बार आपको क्वेरी नहीं लिखनी पड़ती, और सेम क्वेरी को आपको बस रीयूज करना है। और ये इतना आसान है एक्चुअली। अगर मैं यहाँ पर इसको सेम चीज़ को यहाँ रिपीट कर दूँ,
और यहाँ पर बस वैल्यूज चेंज कर दूं कुछ एंड तो ये 2 बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यही चीज अगर आपकी फॉर लूप में होती तो आप फटाफट कितना बार बार उसको एग्जीक्यूट करते रहते। इससे एक चीज आप ध्यान रखें, क्वेरी रन बार बार जरूर हो रही है लेकिन प्रिपेयर एक ही बार हुई है। तो आपको क्वेरी रन तो उतनी बार करनी पड़ रही है, कोई उसमें कोई आपको परफॉर्मेंस बेनिफिट नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन जो हुई है वो एक ही बार हुई है, यानी वेरिएबल में जो स्टोर हुई वो एक ही बार हुई, उसके बाद बाइंड होने के बाद बार बार आप उसको रन कर रहे हैं। तो ये था आपका प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स। अब और आगे बढ़ते हैं। हमने ये टेबल बनाई थी राइट, तो ये टेबल हमने तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू बनाई थी, तो अब की बार हम बनाते हैं इसको कोड के थ्रू। याद आपको हमने जो न्यू टेबल बनाई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने ये फॉर्म भरा था ब्राउजर के अंदर, फॉर्म भर के और ड्रॉप डाउन सिलेक्ट कर आके हमने टेबल कंप्लीट कर दी थी। लेकिन वही अगर चीज आपको सेम चीज करनी है कोड के थ्रू, एसक्यूएल कोड के थ्रू, तब आप क्या करेंगे? तो अब की बार हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो या तो मैं यहाँ पर वो सारा सारा कोड लिख सकता हूँ टेबल क्रिएट करने का, देन उसको MySQL क्वेरी में चला सकता हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। तो वो दोनों एक ही एग्जैक्ट सेम चीज है, तो मैं इसी में लिख देता हूँ सीधा। ठीक है, तो अभी हमारे पास टेबल है जिसमें हमने एम्प्लॉयज की डिटेल लिखी है, तो क्यों ना हम एक और टेबल बना लें। तो उस टेबल में हम मान लीजिए स्टोर कर लेंगे अपने क्लाइंट्स का इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेंगे कि भाई किस किस एम्प्लॉय को कौन कौन सा क्लाइंट हैंडल करना पड़ रहा है, एंड वो जो भी हैंडल कर रहे हैं उसमें हम थोड़ा रेवेन्यू वगैरह भी ऐड कर लेते हैं कि मतलब कौन सी कंपनी का कितना रेवेन्यू कराया है किस एफिलिएट पर्सन ने। ठीक है, तो एक तरीके से हमारे पास क्लाइंट्स का एक टेबल बना रहे हैं हम, उसके अंदर हम बनाएंगे कि कंपनी का नाम क्या है एंड कौन सा एम्प्लॉय उसे मैनेज कर रहा है एंड उसका रेवेन्यू वगैरह कितना हुआ। ठीक है, तो हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं वो भी एसक्यूएल के थ्रू। तो यहां मैं लिखूंगा क्रिएट टेबल। ठीक है, आपको नई टेबल क्रिएट करनी है तो क्रिएट टेबल सबसे पहले फिक्स लिखना पड़ेगा, उसके बाद टेबल का नाम, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लाइंट्स, क्लाइंट टेबल मुझे क्रिएट करनी है। उसके बाद उसके अंदर क्या क्या आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ सबसे पहला कॉलम क्या होगा, मैं आईडी बनाऊंगा एक ऑटो इंक्रीमेंट वाली, तो मैं यहाँ लिखूंगा आईडी। उसके बाद किस टाइप का है ये कॉलम का नाम तो मैंने लिख दिया, वो किस टाइप का कॉलम बनेगा, तो मैं इसको बता रहा हूँ इंटीजर, लेकिन इसकी मैक्स जो लेंथ होगी वो 4 होगी, तो मैंने इंटीजर बनाया। एंड अब जो नेक्स्ट बताते हैं, तो जैसे हमारा PHP का जो इंटरफेस था ना, सेम वैसे फेस को उसी इंटरफेस को हम रीयूज करेंगे बस कोड में। मैं आपको एक सैंपल यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे होता है। अब जैसे क्रिएट टेबल है यहाँ पर, मैंने जैसे किया गो, तो आपके पास जैसे नेम टाइप लेंथ डिफॉल्ट ये सब आ रहे हैं, ये सेम फॉर्मेट में इसी इसी ऑर्डर में आपको बस कोड में लिखना है। तो मैं यहाँ पर इंटीजर 4 के बाद लिखूंगा कि भाई नल नहीं है, नॉट नल लिखूंगा, नॉट नल मतलब एकदम ब्लैंक नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हमारा प्राइमरी की बनने वाला है। ठीक है, तो नॉट नल लिख दिया। उसके बाद ये इसमें और एक और फीचर है ऑटो इंक्रीमेंट भी होना चाहिए, तो मैं इसको लिखूंगा ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट आ गया, उसके बाद मैं लगाऊंगा कॉमा। अब मुझे नेक्स्ट कॉलम के बारे में लिखना है, तो मैं उसका नाम लगा देता हूँ, नेम लगा देता हूँ क्योंकि ये बनेगा कंपनी का नाम। एंड इसको बना देते हैं वेर कैर, इसको वेर कैर भी बोलते हैं, वॉरशॉर भी बोलते हैं। तो वेर कैर में मैं इसका लेंथ देता हूँ कितना, 20 देते हैं कि इतना बड़ा नाम हो सकता है। उसके बाद इसमें भी वैल्यू नॉट नल, मतलब ब्लैंक नहीं हो सकते ना, तो नॉट नल में लगा रहा हूँ। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि अब वो फील्ड स्टोर हो कि कौन सा एसोसिएट इसको संभाल रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एसोसिएट। तो इसमें हम डाल देते हैं एम्प्लॉय कोड डाल देते हैं। तो मैं इसका लिख देता हूँ कि कौन कितना साइज होएगा। एसोसिएट का साइज हम लगा देते हैं 20 लगा देते हैं या 10 लगा देते हैं, छोटे ही हमारे एम्प्लॉय कोड्स तो। एंड उसके बाद मैं लिखूंगा नॉट नल, ये भी ब्लैंक नहीं हो सकता। आगे मैं लिख देता हूँ इसका रेवेन्यू लिख देता हूँ, तो रेवेन्यू, एंड ये जो होगा वो इंटीजर में होएगा, ये हम नंबर्स में लगा रहे हैं कि लेट्स से करोड़ में होगा कि कितने करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने क्रिएट किया है। तो इंटीजर के आगे मैं लिख देता हूँ इसका 12, इतना बहुत होगा। एंड यहाँ लगा देते हैं नॉट नल। तो इनमें से कोई सा भी ब्लैंक नहीं हो सकता, कोई सा भी सेल या तो जीरो होगा या फिर उसमें कुछ और वैल्यू होगी। तो ये सारा लिखने के बाद ये मैंने इसके 4 कॉलम बना दिए हैं। अब मुझे इसमें बताना कि की कौन सी बनानी है मुझे, तो मैं यहीं पे लिखूंगा प्राइमरी की, किसको बनाना है हमें, आईडी को, आईडी को हमें प्राइमरी की बनाना है।
तो दैट्स इट, ये इतना ही हमें लिखना है। हमने पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी दे दी। अब हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि इंजन कौन सा यूज कर रहे हैं हम। तो यहाँ लिखूंगा मैं इंजन इक्वल टू लगा के इनोडीबी। इनोडीबी हमने यूज किया था पिछले के लिए भी, तो इसमें भी हम ये यूज कर रहे हैं। तो अब मैं कर रहा हूँ डिफॉल्ट और आगे लिखूंगा कैर सेट कौन सा है। तो डिफॉल्ट कैरेक्टर सेट मैं इसको बता रहा हूँ कि कौन सा है। डिफॉल्ट कैरेक्टर सेट मेरा है लैटिन 1, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैं इसको स्टोर करना चाहता हूँ। ये पूरी टेबल का आपका स्कीमा है, इसको स्कीमा कहते हैं या स्ट्रक्चर कहते हैं टेबल का। मैं जैसे ही इसको करूंगा गो, तो एक मेरी जो है टेबल क्रिएट हो जाएगी। टेबल मेरी क्रिएट हो गई। अगर हम इसको ब्राउज करें सैंपल डेटाबेस को, तो देखेंगे यहाँ पर 2 टेबल आ गई हैं। और जैसे ही मैं इसको क्लाइंट्स वाली को खोलूंगा, तो आप देख रहे हैं कि अगर इसका स्ट्रक्चर देखूं मैं, तो जो हमने प्राइमरी की सेट करी थी वो यहाँ पर आ गई होगी। ये देखिए गोल्डन की आ गई, ये मतलब प्राइमरी की है। तो इस तरीके से आ गया। अब हमने अभी तक प्राइमरी और यूनिक की बात करी है। एक और की होती है जिसका नाम होता है फॉरेन की। अब फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की वो की होती है जो बाहर होती है, अपनी टेबल से बाहर होती है। अब इसको इस तरीके से समझिए कि ये या तो एक फील्ड होगा या फिर एक कलेक्शन ऑफ फील्ड होगा, जिससे मतलब एक टेबल के अंदर ये कॉलम को हम सेट करते हैं कि ये फॉरेन की बनेगा। उसका मतलब होता है कि वो जो टेबल के अंदर जो डेटा होगा, वो कॉलम के अंदर जो डेटा होगा, वो रेफर करेगा किसी और टेबल की प्राइमरी की को, प्राइमरी या फिर यूनिक की को। इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि एक टेबल है जिसके अंदर एक यूनिक कॉलम है और एक दूसरा टेबल है जिसके अंदर एक और कॉलम है। तो हम उस कॉलम को लिंक करना चाह रहे हैं पहली वाली टेबल के यूनिक कॉलम से। अब फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, एकदम लाइव एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे हमने टेबल बनाई है क्लाइंट्स वाली। अब मान लीजिए इसमें एसोसिएट का मैं ईएमपी कोड लगा देता हूँ, कुछ EM22 लगा देता हूँ, एंड वहां पर वो मान लीजिए वो किसी दूसरे एम्प्लॉय को बिलोंग करता है, ठीक है, विजय को बिलोंग करता है EM22। अब मैं यहाँ पर एक क्लाइंट लगाया हुआ है यहाँ पे पूरा, ठीक है। तो उस क्लाइंट का एम्प्लॉय कौन है, मतलब उस क्लाइंट का एसोसिएट कौन है? विजय। विजय उस क्लाइंट को संभाल रहा है। अब मान लीजिए कल को विजय कंपनी छोड़ देता है, तो विजय का रो मुझे डिलीट करना होगा, उसका एम्प्लॉय कोड मुझे हटाना होगा। तो अगर मैं विजय को डिलीट कर देता हूं, तो जो उसका जो एम्प्लॉय कोड है EM22, वो तो इस टेबल में सेव रह जाएगा एसोसिएट, लेकिन एक्चुअल में तो वो डिलीट ही हो गया। तो आपका जो क्लाइंट है वो क्लाइंट तो ऑर्फन हो गया ना, उसको तो कोई संभालने वाला ही नहीं हुआ। तो ऐसे हम टेबल्स को लिंक करते हैं सो दैट अगर कोई भी डेटा डिलीट हो, तो दूसरी टेबल में अगर कहीं पे भी वो यूज हो रहा हो डेटा, तो हमें पता चल जाए। सो दैट हम पहले क्या करेंगे, पहले उस क्लाइंट को हम दूसरा एसोसिएट दे देंगे कि भाई अब वो बंदा तो चला गया, अब आपको ये मैनेज करेगा, एंड उसके बाद हम उस एक्चुअल एम्प्लॉय को डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लिंक करते हैं डेटा को सो दैट कहीं पे भी कुछ गड़बड़ ना हो, यानी एक एक इंटीग्रिटी मेंटेन रहे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की या फिर एक तरीके से हमारे पूरे डेटाबेस की। तो अब मैं एक फॉरेन की ऐड करने वाला हूं, वो भी हम एसक्यूएल के थ्रू ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, टेबल को मुझे ऑल्टर करना है, राइट। तो अब मैं यहाँ लिखूंगा ऑल्टर टेबल, मुझे टेबल का स्ट्रक्चर एडिट करना है। तो अब मैं लिखूंगा कि कौन सी टेबल को मैं चेंज करना है, मतलब उस टेबल का नाम बताना है कि किसको चेंज करना है। तो मुझे क्लाइंट्स वाली को चेंज करना है, क्लाइंट्स में मुझे एक फॉरेन की डालनी है, ठीक है। तो मैंने ऑल्टर टेबल क्लाइंट्स कर लिया। अब मुझे आगे लिखना पड़ेगा ऐड, क्या ऐड करना है, फॉरेन की, फॉरेन की, ऐड फॉरेन की। ऐसे ही आप ऐड प्राइमरी की या फिर ऐड यूनिक की भी कर सकते हैं। तो अब मुझे फॉरेन की किस कॉलम को बनाना है, मैं बनाऊंगा एसोसिएट वाले कॉलम को। तो मुझे यहाँ ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा एसोसिएट, इस कॉलम को मुझे बनाना है फॉरेन की। अब ये किसको रेफरेंस कर रहा है, यानी इसका एक्चुअल जो की है वो है कहाँ पे, तो मैं ये लगाऊंगा रेफरेंसेस। किसको रेफरेंस कर रहा है, दूसरी टेबल के किसी कॉलम को, किस टेबल के, ईएमपी टेबल के, एंड किस कॉलम को, वो मुझे फिर से ब्रैकेट में बताना पड़ेगा कि ईएमपी कोड वाला जो कॉलम था इसको वो रेफरेंस कर रहा है, एंड दैट्स इट। मैंने यहाँ किया सेमी कॉलन। अगर मैं ये रन करूंगा तो अब मेरा फॉरेन की का एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। तो मैंने किया गो और ये चल गई है, मेरी कमांड चल गई है, फॉरेन की ऐड हो गई है। तो अब क्या करते हैं हम लोग एक क्लाइंट ऐड करते हैं अपने PHP कोड के थ्रू। इंसर्ट इनटू EMP की जगह हम कर लेते हैं क्लाइंट्स, एंड नेम ही रहेगा, क्लाइंट्स में भी नेम है। यहाँ पर एसोसिएट हो जाएगा बस, एसोसिएट, एंड यहाँ पर रेवेन्यू है। तो मुझे यहाँ पर S और I करना पड़ेगा क्योंकि ये इंटीजर है, ठीक है। नेम एसोसिएट
एंड ईएमपी कोड की जगह मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा रेवेन्यू, या कुछ भी लिख सकता हूँ, ये तो वेरिएबल्स के नाम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपकी मर्जी है। तो मैं नेम क्या दे रहा हूँ, मान लीजिए कोई ऐसी कोई कंपनी है, डीएचएल करके कंपनी है, ठीक है, उसका एसोसिएट कौन है। अब एसोसिएट हम पहले चेक करना पड़ेगा कि किसको बनाना है, तो हम पहले ब्राउज करते हैं। हम बना देते हैं, संजय को बनाते हैं TR57 को, तो एसोसिएट में मैं लिख रहा हूँ TR57। एंड अब नेक्स्ट जो है मेरा रेवेन्यू, रेवेन्यू मेरा इंटीजर है, इसको बना देते हैं, लेट्स से 6000 करोड़ का रेवेन्यू है इस कंपनी का। तो अब नेक्स्ट क्या करना था, हमें स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना था, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, दैट्स इट। अब मैं यहां पर करता हूं इसको रीलोड, रीलोड करते ही मेरा कमांड चल गया, इसका मतलब है। अब मैं जब चलता हूं वापस अपने क्लाइंट्स वाले टेबल पे, तो ब्राउज करते हैं जरा। अब देखिए यहाँ पर रो तो आ गया, डीएचएल आ गया, एसोसिएट पे आप देख रहे हैं लिंक है, एक ब्लू कलर से लिखा हुआ है और लिंक है, इस पे जैसे ओवर करता हूं तो यहाँ पर नाम लिखा था संजय। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो सेल है ये लिंक्ड है संजय से। संजय कौन है, जिसका एम्प्लॉय कोड TR57 है। तो ये जो फॉरेन की का जादू है, ये रेवेन्यू 6000 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम फटाफट कुछ और क्लाइंट्स ऐड करते हैं, उसके बाद हम फॉरेन की तो आपको समझ आ गया हो, उसके बाद हम कुछ और क्लॉजेज और फंक्शंस की बात करते हैं इसी के अंदर। तो मैं यहाँ पर फटाफट ऐड करता जाता हूँ, डीएचएल हो गया, जेसीबी लिख लेते हैं, एंड मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा TP156 लिख लेता हूँ, TP156। इसका रेवेन्यू बनाए थे हम 15,000 कराए थे। ये चीजें मुझे डुप्लीकेट करनी है, मैं एक ही बार में सारे ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर लिख लेते हैं कुछ, से जियो एंड IO88, रेवेन्यू इसका करा देते हैं 3500, सेम चीज को करते हैं डुप्लीकेट। अब की बार एक और कंपनी कर देते हैं, लेट्स से एसर हो गया, एंड इसको हम फिर से उसी को देते हैं, संजय को देते हैं TR57 को, ठीक है, इसका है 1500। तो ये हाइपोथेटिकल वैल्यूज है, अज्यूम कर लेते हैं कि ये ऐसे ही रैंडम नेम्स है, एग्जिस्ट नहीं करती हैं एक्चुअल कंपनीज। मैंने किया रीलोड, मेरी क्वेरी चल गई है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पर कि रोज यहाँ पर ऐड हुई है कि नहीं हुई है। ये रोज सारी की सारी ऐड हो गई हैं। अब एक चीज का आप ध्यान रखें, अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा एम्प्लॉय कोड डालता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करता है वहां पे, तो मेरा वो रो जो है वो इंसर्ट होगा भी नहीं। उसको भी एक केस वो भी हम ले लेते हैं। अब की बार मैं यहाँ पर से TP6 कर लेता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ रीलोड, ठीक है। अभी एरर कुछ नहीं आया क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई एरर प्रिंट कराया ही नहीं है, बट जब मैं इसमें जाऊंगा तो TP6 वाला सा कोई एसोसिएट आया नहीं है, वो सेम ही रो उतनी पड़ी है, ठीक है। एंड जब आप यहाँ पर देखेंगे ऑपरेशंस में, तो आप देख रहे हैं कि ऑटो इंक्रीमेंट एक आगे बढ़ गया है, क्योंकि उसने एक रो इंसर्ट करने की कोशिश करी थी, वो आगे बढ़ गया, लेकिन वो जो रो इंसर्ट करी थी वो फेल हो गई, तो ऑटो इंक्रीमेंट आपका आगे बढ़ गया है। अभी हम इसमें थोड़ा और डेटा स्टोर करते हैं, एंड उसके बाद हम सीखेंगे ग्रुप बाय। तो मैं यहाँ पर फिर से एक क्वेरी चला देता हूँ, इस बार नाम चेंज कर देते हैं, FCB कर देते हैं। अज्यूम करना कि ये कोई फुटबॉल क्लब नहीं है, इसका है 1000 करोड़ लिख देते हैं, एंड नेक्स्ट जो है वो उसको BJIO कर देते हैं, एसोसिएट फिर से वही, बट इसको रेवेन्यू 5500, एसर की जगह हम एप्पल कर देते हैं, इसको बना देते हैं। इसको किया मैंने रीलोड, की बार देखते हैं यहाँ पर कितनी रोज आई, ये सारी ऐड हो गई हैं। अब हम फटाफट सीखते हैं ग्रुप बाय। ग्रुप बाय हमें मतलब एसोसिएट के हिसाब से ना हमें क्लाइंट्स को ग्रुप करना है एंड उनका रेवेन्यू देखना है कितना आ रहा है। तो अब की बार हमें ये एग्जीक्यूट वगैरह कुछ नहीं करना, सीधा सीधा MySQL क्वेरी भी चला सकते हैं। अब वो क्वेरी हम इसके अंदर भी चला सकते हैं, एंड वही सेम चीज की क्वेरी हम सीधा के सीधा यहाँ पर भी चला सकते हैं। तो जब का PHP के थ्रू जो काम था वो सारा तो हमने यहाँ पर सीख लिया कि क्वेरी कैसे चलानी है एंड डेटा कैसे रिट्रीव करना है। कुल मिला के इस लेसन में आपने PHP का तो काम कम सीखा है, क्योंकि PHP के तो बस लिमिटेड फंक्शंस थे, वो फंक्शन याद कर लिए कि कैसे आपका काम होना है। उसके बाद आपको अल्टीमेटली चलानी तो क्वेरी ही है, तो उसी क्वेरी को चलाने के लिए आप डायरेक्टली PHP माई एडमिन भी यूज कर सकते हैं एंड PHP के थ्रू भी आप कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब आप एक एप्लीकेशन बनाएंगे तो आपका जो कोड है वो तो ऑटोमेटिकली इसी में चलेगा,
प्रैक्टिस के लिए आप क्वेरीज को सीधा के सीधा यहाँ पर चला सकते हैं PHP My Admin के अंदर ही। PHP My Admin अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप MySQL का कमांड लाइन वर्जन भी यूज कर सकते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा SQL टैब में। अब मैं ग्रुप बाय यूज करने वाला हूँ। किसको ग्रुप करना है? हमें मुझे ग्रुप करना है क्लाइंट्स को। किस बेसिस पे? कि भाई किस एसोसिएट ने सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमा के दिया इन कंपनीज को। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या चलाऊंगा कमांड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लाइंट्स वेयर नहीं, मुझे ग्रुप करना है। ग्रुप बाय किस फील्ड के हिसाब से ग्रुप करना है? एसोसिएट के हिसाब से। ठीक है, एंड मैंने किया गो। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये रेवेन्यू आया है, लेकिन ये रेवेन्यू है इस जियो का एक्चुअल यही रेवेन्यू है, मतलब कोई ग्रुप नहीं हुआ है, ये ऐड नहीं हुआ ना, ये सिर्फ और सिर्फ वही चल रहे हैं, मतलब इस रो का ही आया है, ये सिर्फ इस रो का खुद का वो आ गया यहाँ पर प्रिंट। तो अगर आप नोट करें तो ये जो ID3 है ये सिर्फ इसी का रेवेन्यू है, कोई टोटल रेवेन्यू नहीं आया मेरे पास। अगर मेरे को टोटल रेवेन्यू चाहिए कि किसी भी एसोसिएट ने टोटल कितना रेवेन्यू कमाया, तो मुझे यहाँ पर सिलेक्ट स्टार के साथ मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा सम एक फंक्शन है एंड किसका, रेवेन्यू वाले कॉलम का फंक्शन चाहिए, मुझे सम चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा एज, इसको हम लिख देते हैं ग्रैंड टोटल। ठीक है, अब हम करते हैं गो। तो यहां पर आप देख रहे हैं ग्रैंड टोटल एसोसिएट वर्सेस ग्रैंड टोटल। तो सबसे ज्यादा टोटल किसका है? TR57 का। TR57 किसको संभालता है? TR57 संभालता है भाई एसर को और एप्पल को और DHL को भी। तो ये मेरा ग्रैंड टोटल आ गया 19,000। तो ऑब्वियसली ये है सबसे टॉप पे जो है TR57 है। अब एक और क्लॉज यहां पर लगा सकते हैं जिसका नाम है हैविंग। तो हैविंग और वेयर में डिफरेंस है। वेयर जो है वो एक पर्टिकुलर कॉलम पे लगता है, हैविंग जो है वो एग्रीगेशन पे लगता है, यानी एग्रीगेटेड है। अब एग्रीगेशन का मतलब है कि ये जो 9,000 वैल्यू है ये अलग अलग रोज को मिला के आई है ना। तो ग्रुप बाय जहां यूज होगा, ग्रुप बाय का वेयर कह सकते हैं कि वो हैविंग है। तो हैविंग जब भी लगेगा वो मोस्टली ग्रुप बाय के साथ ही लगता है। तो अब मान लीजिए हमें क्या करना है, सिर्फ वही लोग चाहिए, वही एसोसिएट चाहिए जिनका जो ग्रैंड टोटल था वो 10,000 से ऊपर था। तो 10,000 से ऊपर वाले भी लगा सकते हैं और हम इसमें से कुछ कॉलम्स भी तो हटा सकते हैं ना। जैसे हमें नेम नहीं चाहिए, रेवेन्यू नहीं चाहिए, सिर्फ एसोसिएट और उनका ग्रैंड टोटल चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एडिट इनलाइन करूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एसोसिएट, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ वही चाहिए, स्टार नहीं चाहिए। एंड यहाँ पर ग्रुप बाय के बाद ना अब मैं लगाऊंगा हैविंग क्लॉज। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा हैविंग जो इनका जिनका सम जो हो रेवेन्यू का वो 10,000 से ज्यादा हो। जिन एम्प्लॉयज ने 10,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कराया है सिर्फ वही इसमें दिखेंगे। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एसोसिएट आ गया और ग्रैंड टोटल आ गया, राइट। तो इस तरीके से आप MySQL में ग्रुप बाय और हैविंग को यूज कर सकते हैं। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अब की बार हम दो टेबल का एक साथ यूज करते हैं। तो अब मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूं कि सारे के सारे जो मेरे क्लाइंट्स हैं एंड उन क्लाइंट्स को कौन संभाल रहा है वो एम्प्लॉय का नाम आ जाए। अभी तक तो हम क्या देख रहे हैं कि एसोसिएट यानी ये एम्प्लॉय कोड आ सकता है या और साथ में क्लाइंट का नाम आ सकता है अगर मैं एक ही टेबल में देखूं तो। लेकिन एसोसिएट का नाम है यानी एम्प्लॉय का जो नाम है वो है दूसरी टेबल में और क्लाइंट का जो नाम है वो दूसरी टेबल में। तो अगर हमें दोनों को मिला के एक डेटा निकालना है, क्योंकि एक से तो हो नहीं सकता, तो उसके लिए हमें दोनों टेबल को मर्ज करके डेटा निकालना पड़ेगा। तो मर्ज करने के लिए आप वेयर यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। मैंने इसको किया एडिट इनलाइन। यहां पर आप ये एसोसिएट हटा सकते हैं। ठीक है, पहले तो हम सिंपल सा एक देखते हैं कि कैसे हम दो टेबल से कैसे डेटा को प्रिंट करते हैं। तो मैं कर सकता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 का नाम क्या है EMP एंड टेबल 2 का नाम क्या है, मैंने कॉमा लगा के लिखा टेबल 2 का नाम क्लाइंट्स। ठीक है, अब सेलेक्ट तो हम कर लेंगे लेकिन कोई कॉमन चीज भी तो होनी चाहिए ना इन दोनों के बीच में। कोई कॉमन चीज ही नहीं तो फिर कैसे मैच कराओगे। तो अब मैं क्या करूंगा, वेयर जो EMP का कॉलम का नाम है मैंने डॉट लगाया, टेबल के नाम के आगे डॉट लगाया कि कौन सा मेरा जो कॉलम है मैं उसको मैच कराने वाला हूं। तो वो मेरा जो कॉलम है वो है एम्प्लॉय कोड इज इक्वल टू किससे मैच करना चाहिए, वो क्लाइंट्स वाले से मैच करना चाहिए। क्लाइंट्स डॉट उसके अंदर है मेरा एसोसिएट। तो ये मैंने ऐसे मैच कराया है। अब मैं करूंगा गो। अब ये मेरा आया आउटपुट, संजय रोहिणी TR57 DHL TR57। तो अब ये दोनों मैच तो हो गए, बट मुझे सारे के सारे चाहिए थोड़ी थे। मुझे तो सिर्फ ये वाला नेम चाहिए और मुझे सिर्फ एम्प्लॉय वाला नेम चाहिए, राइट।
तो अब मैं इसको एडिट कर सकता हूं। स्टार की जगह मैं यहां लिखूंगा EMP का नेम चाहिए मुझे, और मुझे नेम चाहिए किसका, क्लाइंट्स वाले का भी नेम चाहिए, क्लाइंट्स डॉट नेम। मुझे बस ये 2 कॉलम चाहिए, लेकिन मुझे साथ में एक और चीज भी चाहिए कि इनके जो नाम है वो ढंग से आए। तो मैं यहां पर एज लिखूंगा, एम्प्लॉय एज क्लाइंट। ठीक है, एज को आप एलियस भी कह सकते हैं। ये हम एक तरीके से इस कॉलम का एलियस बना रहे हैं एम्प्लॉय। तो अब मैं करूंगा इसको गो करते ही आप देख रहे हैं कि ये यहां पर ऐसे लिस्ट आ गई। संजय संभाल रहा है DHL को, संजय फिर से एसर को भी संभाला है, संजय एप्पल को भी संभाला। तो ये नाम और क्लाइंट मैंने दोनों एक ही बार में आउटपुट करा दिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम लास्ट इस वीडियो के लिए एक और लेते हैं। हम डिलीट करने की कोशिश करते हैं एक एम्प्लॉय को, लेट्स से संजय को ही हम डिलीट कर देते हैं। तो संजय का कोड क्या है, संजय का कोड है TR57। लेट्स ट्राई टू डिलीट संजय। डिलीट फ्रॉम EMP where EMP code is equal to TR57। करें हम डिलीट। अब यहां पर लिखा हुआ है अनेबल फॉरेन की चेक्स। ये चेक जो है ना, यही आपकी टेबल को बचा के रखेगा। मैं जैसे ही करूंगा ओके, अब आप देखते हैं यहां पर एरर आ रहा है। क्यों? यहां पर लिखा आ रहा है कैन नॉट डिलीट और अपडेट अ पेरेंट रो। कॉन्स्टेंट जो है आपकी फॉरेन की वाली वो फेल हो जाएगी। तो इसको मतलब वो डिलीट नहीं कर सकता। अगर आपको इसको सच में डिलीट करना है तो सबसे पहले जितने भी TR57 दूसरे टेबल में यूज हो रहे हैं उनको डिलीट करिए आप। तो ये इस तरीके से आपका जो डेटा है वो एकदम इंटीग्रेटेड रहता है, कुछ भी आपका अनॉमली नहीं आता। और यही चीज अगर आप यहाँ पर ये अनटिक कर देते, फॉरेन की चेक अब ये नहीं करेगा, और जैसे ये गो करेगा तो जो बिना चेक के ही कर देगा, और ये आपकी जो रो है ये ऑर्फन हो जाएंगी। इन्हें हम कहते हैं, जिनका कोई की ऐसे फॉरेन की जिनका गायब हो जाता है उनको हम ऑर्फन रोज कहते हैं। ऑर्फन रोज नहीं होना इंटीग्रिटी की एक पहचान है। अगर ऑर्फन रोज हुई तो इसका मतलब आपका डेटा जो है उसमें गड़बड़ तो है ही, करप्शन थोड़ा थोड़ा है। अब मैं अगर गो करूंगा तो मेरा टेबल खराब हो जाएगा। मैं गो कर देता हूँ, ओके किया, एक रो डिलीट हो गई है। अब मैं जब इसका ब्राउज करा मैंने, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो ब्लू वाली चीजें है ना TR57, अब ये कह रहा है लिंक नॉट फाउंड। अगर आप इसको ध्यान से देखें, मैंने यहाँ पर माउस ले गया तो ये लिखा हुआ है लिंक नॉट फाउंड। इसका लिंक हमें मिला नहीं। अब मैं इस पर क्लिक भी करूंगा तो कहीं जाएगा नहीं। तो वो जो हमारी रो है वो हो गई हमारी ऑर्फन। अब उनका एम्प्लॉय हमें पहले ढूंढना पड़ेगा कोई सब। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं कुछ और चीजों की। आई होप माई स्किल आपको एकदम क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।